झारखंड अलग राज्य गठन के 25 साल हो गए हैं और 25 साल बाद ही झारखंड में पेशा कानून पर कैबिनेट की अंतिम और निर्णायक मुहर लगी है। लेकिन सवाल है कि पेशा में क्या है और कितना है, किसी को नहीं पता, क्योंकि अब तक पेशा नियमावली को पब्लिक डोमेन में नहीं लाया गया। नमस्कार, टीवी 45 देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं कृष्णकांत। विपक्ष की माने तो सब कुछ गुप्त है। पेशा नियमावली को पब्लिक करने में सरकार डर रही है। विपक्ष से अलग बड़े आदिवासी तबके में पेशा कानून पास होने पर जश्न मनाया जा रहा है। सरकार की पीठ थपथपाई जा रही है, जबकि लोगों को यह पता है कि कोर्ट अगर नहीं होता तो पेशा अब भी कोसों दूर होता। लेकिन कोर्ट की फटकार के बाद ही सही पेशा को लेकर सरकार को होश तो आया है। लेकिन अब आदिवासियों के ही एक तबके से पेशा का विरोध शुरू हो चुका है। जेपीआरए यानी कि झारखंड पंचायती राज अधिनियम 2001 के तहत लागू होने वाले पेशा नियमावली को एक सिरे से खारिज किया जा रहा है। इसी को आधार बनाकर सरकार के एक मंत्री ने भी इस पर आपत्ति जताई थी। खबर है कि कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने जेपीआरए के तहत पेशा नियमावली पर पूरी तरह ऐतराज जताया था, लेकिन उनकी आपत्ति को खारिज कर दिया गया। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट का हवाला दिया गया। 5वीं अनुसूची में शामिल तमाम राज्यों का हवाला दिया गया। लेकिन अब सवाल है कि जिस मकसद से पेशा की सोच और परिकल्पना की गई थी, उस सोच के कितने पास है पेशा, और उस पेशा से लोगों को कितनी आस है। यानी कि पेशा से कितनी आस है और पेशा कितने पास है। रिपोर्ट देखिए, चर्चा करते हैं। बीते 23 दिसंबर को हेमंत सोरेन कैबिनेट ने पेशा नियमावली पर अंतिम मुहर लगा दी, लेकिन ना ही अब तक इसे लेकर नोटिफिकेशन जारी हुआ है, ना ही नियमावली के ड्राफ्ट को सरकार ने पब्लिक डोमेन में लाया। पेशा को कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद राज्य में आदिवासियों का बड़ा तबका स्वागत में जश्न मनाते हुए सरकार की पीठ थपथपा रहा है, तो आदिवासियों का एक तबका झारखंड पंचायती राज अधिनियम 2001 की छांव में लागू होने वाले इस पेशा नियमावली को ही पूरी तरह खारिज कर रहा है। हालांकि ड्राफ्ट पर अंतिम मुहर लगने से पहले सरकार के भीतर भी इसी पॉइंट पर पुरजोर आपत्ति दर्ज कराई गई थी। कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने जेपीआरए का हवाला देते हुए घोर आपत्ति दर्ज कराई थी, लेकिन समीक्षा समिति ने इसे 5वीं अनुसूची के तमाम राज्यों और सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए खारिज कर दिया। सरकार ने 23 दिसंबर को कैबिनेट से पेशा नियमावली को मंजूरी दी, लेकिन अब तक पेशा नियमावली को सार्वजनिक नहीं किया गया। कुछ आदिवासी संगठन मौजूदा पेशा नियमावली का विरोध कर रहे हैं। पंचायती राज अधिनियम यानी जेपीआरए के तहत पेशा का विरोध कर रहे हैं। कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने भी इसकी आपत्ति दर्ज कराई। सरकार ने पेशा नियमावली के ड्राफ्ट को सभी 17 विभागों को भेजा था। संबंधित विभागों से इस प्रारूप पर उनकी आपत्तियां और सुझाव मांगे गए। सिर्फ 3 विभागों ने पेशा नियमावली 2024 के प्रारूप पर पूरी तरह सहमति दी। स्वास्थ्य, चिकित्सा एवं परिवार कल्याण ने हुबहू ड्राफ्ट को स्वीकार किया। पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग ने भी पूरी तरह सहमति दी। महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग ने भी कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई। बाकी के 14 विभागों की ओर से अपनी अपनी आपत्तियां और सुझाव सरकार को दिए गए। इन आपत्तियों और सुझावों की समीक्षा के लिए समिति का गठन किया गया था। आपत्तियों की समीक्षा के दौरान सबसे गंभीर आपत्ति कृषि मंत्री की ही पाई गई। कृषि मंत्री ने कहा था, जेपीआरए 2001 के प्रावधानों के तहत पेशा नियमावली नहीं बनाई जा सकती। पंचायती राज अधिनियम राज्य के गैर अनुसूचित क्षेत्र में प्रभावी होता है, जबकि अनुसूचित क्षेत्रों पर पेशा अधिनियम 1996 के प्रावधान प्रभावी होते हैं। पेशा के प्रावधानों के अनुरूप नियमावली बने जो सिर्फ अनुसूचित क्षेत्रों के लिए प्रभावी हो। यानी कृषि मंत्री ने पेशा नियमावली के मामले में जेपीआरए 2001 की वैधानिकता को चुनौती दी थी। समिति ने कृषि मंत्री की आपत्तियों को सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के आधार पर खारिज कर दिया था। कृषि मंत्री की आपत्ति को खारिज करने के लिए कई उदाहरण पेश किए गए। इसमें 5वीं अनुसूची में शामिल अन्य राज्यों के अपने अपने राज्य के लिए पंचायती राज अधिनियम के तहत पेशा नियमावली बनाने का हवाला दिया गया। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी आधार बनाकर खारिज किया गया। समिति ने कहा कि 10 में से 8 राज्यों ने पंचायती राज अधिनियम के तहत पेशा नियमावली बनाई है। इसमें हिमाचल, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र शामिल हैं। केंद्र सरकार बनाम राकेश कुमार मामले की सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने पेशा के प्रावधानों के आलोक में जेपीआरए 2001 को संवैधानिक रूप से वैध बताया।
हाईकोर्ट की लगातार फटकार लग रही थी, इसलिए हेमंत सोरेन सरकार और देर नहीं कर सकती थी। लिहाजा मौजूदा ड्राफ्ट को फुल एंड फाइनल कर दिया गया, लेकिन ड्राफ्ट में क्या है और कितना है ये किसी को नहीं मालूम। लिहाजा बीजेपी इसे लेकर सवाल उठा रही है। दो पूर्व मुख्यमंत्री पूछ रहे हैं कि प्रावधानों को अब तक गुप्त क्यों रखा गया। कैबिनेट के पास पेशा के नियमावली को सार्वजनिक करने में सरकार क्यों डर रही है। अभी उसको गुप्त में रखा गया है, छिपा हुआ नहीं चल रहा है ना। कैबिनेट तो कल पास कर लिया, अभी तक ना आप लोग के बीच में आ रहा है ना जनता के बीच में, इसीलिए सभी आदिवासी समुदाय चिंता में है। पेशा के जो कैबिनेट से जो इन्होंने निर्णय लिया, लेकिन वास्तव में क्या निर्णय लिया है ये अभी तक उपलब्ध नहीं है। जो उन्होंने अखबार में बयान दिया है और जो अखबार में छापा है, इतना ही हम सब लोगों ने देखा है। लेकिन आश्चर्य होता है जो राज्य सरकार ने कैबिनेट से निर्णय लेता है और वो सार्वजनिक करने में घबरा रही है, वो डर रही है, तो समझ में आता है कि जरूर कहीं ना कहीं गड़बड़ी है या उसमें से कुछ ना कुछ लोचा है उसमें से। पेशा पर राजनीति पहले भी हुई, अब भी हो रही है। इस कानून का जिन आदिवासियों पर असर होना है वहां से भी सवाल उठ रहे हैं। सवाल, चिंता और फिक्र मूलवासियों के तरफ से भी उठ रहे हैं। सरकार ही सभी सवालों का जवाब दे सकती है और सरकार ही सबकी चिंताएं भी दूर कर सकती है, लेकिन सरकार अभी मौन है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV45। आपने रिपोर्ट देखी। बता दें आपको कि 23 दिसंबर को ही पेशा को कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है। अब इंतजार है कि कब सरकार इसे लेकर अधिसूचना यानी कि गजट जारी करती है, और जो पेशा के जो नियमावली है जिसे लेकर कहीं ना कहीं सवाल भी है और कहीं ना कहीं उम्मीदें भी हैं, उसे कब पब्लिक डोमेन में लाया जाता है ताकि लोग इससे अपने आप को जोड़ सके और एक विस्तृत तौर पर एक लॉन्ग टर्म के लिए ये जान सके कि आखिर इसका कितना और किस हद तक प्रभावी होगा। और हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़े हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं कांग्रेस से अख्तर अली जी, हमारे साथ JLKM के महासचिव विजय सिंह जी, और हमारे साथ आदिवासी कार्यकर्ता, मानवाधिकार कार्यकर्ता गिलेंट सिंह डुंगडुंग जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कुछ देर में कुछ और मेहमान हमसे जुड़ेंगे। आप सभी का बहुत स्वागत है, बहुत बहुत जोहार। सबसे पहले मैं अख्तर अली जी आपके पास आता हूँ। आप सरकार में हैं, तो देखिए पेशा को लेकर बहुत इंतजार लंबा था और 25 साल के इंतजार के बाद आप लोगों ने पेशा पर कुछ कदम बढ़ने की कोशिश की, और कहीं ना कहीं अगर कोर्ट से फटकार नहीं लगती, कोर्ट से आदेश नहीं आता और कोर्ट में अवमानना याचिका का सामना आपको नहीं करना पड़ता होता, तो शायद ये इंतजार और लंबा होता। लेकिन देर से ही सही आप लोगों ने पेशा को लेकर कुछ पॉजिटिव एफर्ट दिखाया है, लेकिन इसे लेकर कई सवाल भी हैं। जो अधिसूचना, जो लोगों को उम्मीद थी कि जितनी जल्दी सरकार लागू कर देगी इसका ज़्यादा फायदा लोगों को मिलेगा, लेकिन अब तक अधिसूचना जारी करने में क्यों देरी हो रही है, और इसे अब तक इसके जो पॉइंट्स है, जो प्रारूप है और जो ड्राफ्ट है उससे पब्लिक डोमेन में क्यों नहीं लाया जा रहा है। अख्तर अली जी, आप माइक ऑन कर लीजिए, आपका माइक ऑफ है। हाँ जी जी, जोहार झारखंड। बोलिए। आज झारखंड के इतिहास में एक सूरज उगा है। हमारी सरकार ने पेशा नियमावली 2025 को मंजूरी देकर उस संकल्प को पूरा किया है जिसके लिए अलग झारखंड राज्य का आंदोलन लड़ा गया था। पिछले, कृष्णकांत जी आपने देखा होगा, पिछले 24 सालों में झारखंड ने कई सरकारें देखी, लेकिन भाजपा के लंबे शासनकाल में आदिवासियों और मूलवासियों को केवल वोट बैंक समझा गया। उन्हें वनवासी कहकर उनके हक छीने गए और उनकी जमीनों को लैंड बैंक के नाम पर पूंजीपतियों को सौंपने की साजिश रची गई। लेकिन आज राहुल गांधी जी के विजन और हमारी गठबंधन की इच्छा शक्ति से जल जंगल जमीन की चाबी सीधे ग्राम सभा को सौंप दी गई। अब रांची या दिल्ली की बंद कमरों में बैठकर कोई अधिकारी या नेता हमारे गांव की तकदीर का फैसला नहीं करेगा। अब फैसला गांव की चौपाल पर होगा, ग्राम सभा करेगी। ना विधानसभा ना लोकसभा, सबसे बड़ी सभा ग्राम सभा। भाजपा देखिए आज परेशान है, विचलित है। मैं भाजपा के साथी
से सीधे सवाल पूछना चाहूंगा कि जब हमारी सरकार, कांग्रेस की सरकार, यह कानून लाई थी 1996 में, तो आपने झारखंड में इसे 20 सालों तक क्यों दबा कर रखा? क्या आप आदिवासियों को कभी मालिक के रूप में देखना ही नहीं चाहते थे? आज झारखंड की जनता आपकी इस खामोशी का जवाब मांग रही है। लंबे समय तक इन्होंने झारखंड की सत्ता में काबिज रहा, एक कदम भी अगर इन्होंने चला हो। ठीक है अख्तर अली जी, बात समझ में आ गई, ये आपकी उपलब्धि है, लेकिन इसके पॉइंट्स को, इसके प्रावधानों को आप पब्लिक डोमेन में क्यों नहीं ला रहे हैं, ये सवाल का जवाब दीजिए। देखिए, मैं आ रहा हूं, उन्हीं सब बातों पे आ रहा हूं। पब्लिक डोमेन में देखिए कृष्णकांत जी, इस नियमावली को बनाने के लिए सरकार ने ग्राम सभा में ग्राम पंचायतों से लेकर के बड़े बड़े विशेषज्ञों की टीम लगा के रखी थी कि ये लागू करने के बाद में ये राज्यपाल के पास में या केंद्र के पास अटक ना जाए मामला, या फिर लोग कोर्ट का सहारा ना ले। इन सब पेचीदगियों को दूर करते हुए इसे, इस ड्राफ्ट को पूरी की गई है। और जब कैबिनेट में पास हो गया तो पब्लिक डोमेन में भी आएगा, अधिसूचना जारी होगी, सारे लोग देखेंगे। इतनी बौखलाहट क्यों है? ये वो लोग बौखलाहट में है जिन लोगों ने अपने समय में सत्ता में रहते हुए CNT SPT एक्ट में छेड़छाड़ की थी, भूमि अधिग्रहण बिल 2013 पे छेड़छाड़ करके सोशल इंपैक्ट को खत्म किया था, और आदिवासियों की जमीन को भूमि लैंड बैंक में ला करके पूंजीपतियों को सौंपने का जो काम किया था, उनकी ये बौखलाहट है। क्योंकि अब ये पूंजीपतियों की सरकार नहीं चलेगी, बल्कि ग्राम सभा जो तय करेगा, हजारों लोग जो तय करेंगे, अब वही होगा। अब इस जमीन, झारखंड की 13 अनुसूचित क्षेत्रों में उन लोगों की शासन चलेगी। वो लोग ईटा, बालू, पत्थर का मालिक होंगे, खनिज संपदाओं का मालिक होंगे। अब वो फैसला करेंगे कि मेरे ग्राम सभा में क्या होना चाहिए, विकास की धारा कैसे बहेगी, और कोई एक आदमी इसका फैसला नहीं करेगा। ना रांची में फैसला होगा, ना दिल्ली की बंद कमरों में फैसला होगा, ना नौकरशाह अपने बंद कमरों में इसका फैसला लेंगे। अब जो भी फैसला होगा इस पेशा नियमावली, चलिए आपकी बात समझ, एक सवाल का जवाब और दीजिए जी। हमारे साथ राजनीति विशेषज्ञ कुंदन तिवारी जुड़ गए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है कुंदन जी, जोहार। अख्तर अली साहब, संक्षेप में एक सवाल का ये भी जवाब दीजिए। देखिए, पंचायती राज विभाग जो है वो आपके कांग्रेस के ही मंत्री हैं, उनके पास है, और जब इन तमाम जो 17 विभागों से पेशा के प्रारूप को लेकर, ड्राफ्ट को लेकर जब समीक्षा और ये राय मांगी गई थी, तो आपके ही मंत्री हैं कांग्रेस के शिल्पी निहातर की, उन्होंने इस पर कड़ी आपत्ति दर्ज कराई थी। और जो कुछ आदिवासी संगठन है, एक तबका है जो पेशा केंद्र का कानून है उसे हुबहू लागू करने के पक्ष में है, जबकि इसे झारखंड पंचायती राज अधिनियम के परछाई में लागू करने की बात हो रही है। इस बात का वो विरोध कर रही है, और कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने भी इसी बात का पुरजोर विरोध किया था, अपनी आपत्ति दर्ज कराई थी। हालांकि जो समीक्षा समिति है उसने इसे खारिज कर दिया था। लेकिन इस बात को आप समझाइए कि कहीं ना कहीं एक आदिवासी का तबका इस बात को लेकर विरोध करता है, और उस बात को शिल्पी नेहा तिर्की भी इंगित करती हैं। इसके बावजूद भी तमाम चीजें जो वो नहीं लाई गई, इस पर आप अपना पक्ष रखिए। देखिए, नेहा शिल्पी तिर्की जी ने जिन बिंदुओं पे ध्यान आकृष्ट कराया था, सरकार ने उसे भी एक्सेप्ट किया है, और उन्होंने कोई ऐसा जो प्रावधान है जो 1996 में जो भूरिया कमेटी ने जिस तरह से लागू किया था, उस पे कुछ बिंदु ऐसी थी कि यहाँ भाजपा शासित जो केंद्र में है और भाजपा के लोग हैं, और राज्यपाल की जो रवैया रहती है, जो स्थानीय नीति को लेकर के आपने देखा होगा, या जितने भी हमारा या ओबीसी का मामला हो, जिस तरह से लटका करके ये लोग रखे हैं, नियोजन नीति, स्थानीय नीति अब तो ग्राम सभा ही तय करेगी, यह सब चीज जो वो लोग रोक के रखते थे। कुछ ऐसी अड़चने थी जिसको ये आने वाले समय में, ये जो अभी पेशा कानून जो लागू हुई है, ये लोग कोर्ट में चले जाते, भाजपा वाला अपने नहीं जाते हैं। जैसे 1932 का आपको पता होगा कि भाजपा तो डायरेक्ट नहीं जा करके, लेकिन अपने
पदाधिकारी जो ठीक है। मोर्चा का उपाध्यक्ष, ठीक है, आपकी बात समझ में आ गई। अब तो हम ठीक है अख्तर साहब, हम फिर आपके पास आएंगे। हम आपकी बात समझ गए, आपका पॉइंट समझ गए। हम ग्लेडसन डुडुक जी के पास आते हैं। डुडुक साहब देखिए, अभी सरकार ने इसके प्रावधानों को पब्लिक नहीं किया है, लेकिन कुछ आपत्तियां आपकी हैं, आप उसे प्रकट कर सकते हैं, जाहिर कर सकते हैं। कहीं ना कहीं जेपीआरए को लेकर आप लोग लगातार सवाल उठाते रहे और वो सवाल आज भी कायम है। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा। ये जो मौजूदा सरकार है और इनका जो विगत 5 साल का शासन रहा है, इन लोगों ने ये पेशा का 3 ड्राफ्ट बनाया था। तीनों ड्राफ्ट को हमने बहुत ही महीन तरीके से स्कैन किया। अब तीनों ड्राफ्ट को देखने से पता चल गया था कि ये सरकार भी कुल मिलाकर झारखंड पंचायत राज अधिनियम को ही पेशा कह के हमारे ऊपर थोपने की साजिश कर रही है। उसी के बाद हम लोगों ने लगातार आवाज उठाया। उसके बाद आपको याद होगा 15 मई को रेडिशन ब्लू में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें 4 माननीय मंत्री थे, पंचायत विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, के राजू साहब थे और भी जेएमएम के भी नेता थे। वहाँ मैं पहला वक्ता था। मैंने सारे चीजों को खोल कर रख दिया था। मैंने वहाँ ये भी कहा कि झारखंड के नौकरशाह को लगता है कि आदिवासी बेवकूफ हैं, उनको समझ में नहीं आता है, इसलिए इस तरह का नियम कानून बनाते हैं। अब सिंपल सा समझ लीजिए कि 29 जुलाई 2024 को माननीय झारखंड हाई कोर्ट ने जब राज्य सरकार को आदेश दिया, तब उस आदेश में क्या कहा? 2 महीने में मेंडामस में उन्होंने बहुत स्पष्ट कहा था कि आप जो है कि पेशा नियमावली बनाइए। और उसी आदेश में आप देखिए, उसी का पैरा 12 पढ़िएगा तो उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, यह जो याचिका है वो इसलिए है क्योंकि झारखंड पंचायत राज अधिनियम पेशा कानून के अनुरूप नहीं है। लेकिन उसको भी पंचायत राज विभाग की तत्कालीन निदेशक जो रही थी ये निशा उरांव कुमार जी, उन्होंने निरंतर सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का मतलब आदेश जो है वो सबको हवाला देने लगी। मैं आपको बताता हूं, क्योंकि आपने इंट्रो में भी वो चीज लेके आया था, सुप्रीम कोर्ट का कोई भी आदेश नहीं है। आप जो रेफर कर रहे थे राकेश बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, उसमें कहीं भी लिखा नहीं है कि झारखंड पंचायत राज अधिनियम अनुसूचित क्षेत्र के लिए जो है कि कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है। उसी तरह जो है दूसरा केस है सुरीन केस, जिसको लोग बहुत रेफरेंस देते हैं। सुरीन केस में भी सिर्फ जो है कि एक सेक्शन को लेके था, सेक्शन 4O को लेके था। उस सुरीन केस में भी कहीं नहीं कहा है कि जेपीआरए अनुसूचित क्षेत्र के लिए वैलिड है। और सुरीन केस में एक बात कहा है उन लोगों ने कि जेपीआरए में जो है कि पेशा के सारे प्रावधान समाहित किए गए हैं। और जब हमने लाया तो 10 ऐसे प्रावधान हमें मिले, मूल प्रावधान जो जेपीआरए में शामिल नहीं है। अब ये सरकार, अभी जो आपका सवाल था कि आखिर ये लोग क्यों सामने नहीं ला रहे हैं, इसलिए नोटिफिकेशन नहीं कर रहे हैं क्योंकि एक ही इलाका में 2 कानून लागू नहीं हो सकता है, एक केंद्र का कानून और राज्य का कानून। अब झारखंड पंचायत राज अधिनियम झारखंड राज्य का कानून है, झारखंड विधानमंडल ने बनाया है। पेशा कानून केंद्रीय कानून है। और इनको यह भी पता होना चाहिए कि जब 1993 में बिहार सरकार ने बनाया बिहार पंचायत राज अधिनियम और अनुसूचित क्षेत्र में लागू करने की कोशिश की, तब वसुदेव बेसरा और NS मुर्मू ने चुनौती दिया संविधान कानून क्षेत्र 243M1 को लेकर। उसमें स्पष्ट है कि सामान्य पंचायत व्यवस्था अनुसूचित क्षेत्र में नहीं लागू होगा और इसीलिए M4B में प्रावधान किया गया, संसद जो है कि कानून बनाएगा, कानून बनाया। तो उसको लागू करने में इनको क्यों तकलीफ है? इसके लिए मैं जिम्मेवार मानता हूँ झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री माननीय बाबूलाल मरांडी जी को, चाहे वो आज कुछ भी बोले। उन्होंने असंवैधानिक तरीके से झारखंड पंचायत राज अधिनियम बनाया, संविधान का अनुच्छेद 243M1 और 243M4B, 244(1) और 254 का उल्लंघन करते हुए और उसको अनुसूचित क्षेत्र में थोपा, क्योंकि उन्होंने औद्योगिक नीति 2001 बनाया था। और यदि पेशा कानून लागू हो जाता तो पूंजीपतियों को हमारे जमीन, इलाका, प्राकृतिक संसाधन नहीं दे सकते थे। तो ये तो खेला बीजेपी ने खेला है। उसके बाद देखिए नगर पालिका अधिनियम 2011 में अनुसूचित क्षेत्र में थोप दिया, असंवैधानिक तरीके से। ठीक है, तो एक चीज और ग्लेडसन साहब, एक बात पूरा करने दे लीजिए। ठीक है। झारखंड के अनुसूचित क्षेत्रों में
यदि संवैधानिक संकट खड़ा किया गया है तो इसके लिए सबसे बड़ा जिम्मेवार है वो भाजपा, जो राज्य में 13 साल 63 दिन शासन किया है। उन्हीं की वजह से ये सब कुछ झेलना पड़ा है कि 25 साल के अंदर भी जो है कि पैसा का नियमावली नहीं बन पाया उस राज्य में जिस राज्य का निर्माण अबू अदिसुम अबू अराइस के नारे के बदौलत बना है। सही। कुछ रिपोर्ट्स आ रही है जिसमें कहा जा रहा है कि पैसा नियमावली लागू होने के बाद जो है सरकारी योजनाएं या कोई भी प्रोजेक्ट है वो त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं की सहमति से ही के बिना लागू नहीं होगा। हालांकि इसके लिए 30 दिनों का डेडलाइन भी तय किया गया है और कहा गया कि जो गांव के स्तर पर होगा उसमें ग्राम सभा, जो पंचायत के स्तर पर होगा उससे पंचायत समिति और जो जिला के स्तर पर होगा वो जिला परिषद के अधीन होगा, उसकी सहमति लेनी होगी। इस चीज को आप किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, सिंपल सा बात है, ये सवाल पूछना चाहिए, आखिर आदिवासी इलाकों में क्यों सामान्य पंचायत व्यवस्था नहीं लाया गया, क्यों अलग से संसद को कानून बनाना पड़ा, या उससे भी पीछे ब्रिटिश हुकूमत के समय में शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट एक्ट जो है 1874 क्यों लाया गया था? वो इसीलिए लाया गया था कि हमारा अपना पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था है। अब पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था के ऊपर आप मुखिया राज थोपेंगे तो फिर पेशा कानून का कोई मतलब नहीं बनता है। पेशा कानून की मूल मकसद है आदिवासियों के पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था को, पारंपरिक ग्राम सभाओं को शासन की शक्ति और अधिकार देना। वहां पंचायत चुनाव होना ही नहीं चाहिए, पंचायत व्यवस्था थोपा ही नहीं जाना चाहते। ये तो घालमेल कर रहे हैं पंचायत व्यवस्था को और पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था को, दोनों को घालमेल करेंगे तो हमारा तो बचता क्या? और इसका मूल मकसद आपको मैं बताता हूँ, सिंपल सा, ये लोग जिस तरह से 25 वर्षों के अंदर में विकास के नाम पर लूट किए हैं ना, वही लूट जारी रखना चाहते हैं। बस आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए 2.5 लाख का एक प्रोजेक्ट है नाली बनाने का, वो पंचायत समिति के सदस्य के थ्रू आया, तो जो नाली बनाएगा जानते हैं उसको जो है कि 2.5 लाख का मिलेगा। आप कहाँ कहाँ परसेंटेज जाएगा? पंचायत समिति को 10%, मुखिया को 10%, जो है कि प्रमुख को 5%, जेईओ को 5%, बीडीओ को 5%, बीडीओ का जो है कि ऑफिस में कंप्यूटर ऑपरेटर है उसको 2%, मतलब 2.5 लाख का योजना जो है कि 1 लाख परसेंटेज में चला गया। जो योजना लागू करेगा वो जो है कि 50,000 बचाएगा और 1 लाख में नाली बनेगा। क्या होगा? तो नीचे से लेकर एक पंचायत समिति सदस्य का जो है योजना से लेकर जो है कि मंत्रियों के योजना आते हैं, सब में ये लोग परसेंटेज खाते हैं। नौकरशाह भी खा रहे हैं, मंत्री खा रहे हैं, नेता विधायक सब खा रहे हैं। इसको ये लोग जारी रखना चाहते हैं, इसलिए उसी व्यवस्था को हमारे ऊपर थोपना चाहते हैं। क्योंकि ग्राम सभा में डायरेक्ट पैसा आएगा तो ये लोग ठीक है डुमनू साहब, मैं आपके पास आऊंगा। ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा, आपकी बात समझ में आ गई। और कहीं ना कहीं जब पब्लिक डोमेन में तमाम चीजें आएंगी तो उसे लेकर भी जो सवाल उठेंगे वो ज्यादा क्लियर होगा और उस समय भी आपका रोल अहम होता है और हम आपकी राय लेंगे। हम चलते हैं विजय सिंह जी के पास। विजय सिंह जी, देखिए, अभी हालांकि कुछ भी पब्लिक डोमेन में नहीं है, लेकिन कुछ जो ऊपर से ऊपरी बातें सामने आ रही है, जो एक धारणा है उसे लेकर हम इस कॉन्टेक्स्ट में कुछ और बातें जोड़ना चाहते हैं। जेएमएम के पूर्व सांसद शैलेंद्र महतो साहब, उनका कुछ बयान मैं सुन रहा था। उन्होंने जो आदिवासियों से इतर मूलवासियों को लेकर अपनी चिंताएं जाहिर की थी। कहीं ना कहीं इस चीज़ को भी खारिज नहीं करना होगा, ये चिंताएं वाजिब है क्योंकि एक बड़ी आबादी यहाँ है और उन मूल निवासियों में कहीं ना कहीं कुर्मी का भी तबका है जो खुद को आदिवासी का दर्जा देने की मांग कर रहा है। तो उनकी चिंताओं को भी खारिज नहीं किया जा सकता। जेएलकेएम जो कुर्मियों के मसले पर मुकर रहा है, तो वो आपका इस पूरे मामले पर क्या रुख बनता है और क्या पक्ष है? शैलेंद्र महतो की जो चिंता है उसे किस रूप में देखते हैं आप? नहीं, निश्चित तौर पर हमको लग रहा है कि शैलेंद्र महतो जी की जो चिंताएं हैं वो अपनी जगह होंगी, लेकिन इस पूरे डिबेट के दौरान जो ग्लेंगसन डुंगडुंग जी ने जो बातें कही हैं, मैं उनके एक एक वर्ड से सहमत हूँ। और न सिर्फ पैसा एक्ट के कंटेंट को लेकर के और 1996 के मूल प्रारूप को लेकर के जो बातें उन्होंने कही और जो रेफरेंस देने की कोशिश की है, बल्कि जो भ्रष्टाचार का जो परसेंटेज भी जो उन्होंने गिनाया है, मैं उससे भी सहमत हूँ। झारखंड के अंदर जो स्थिति बनी हुई है, निश्चित तौर पर जो डुंगडुंग जी की जो चिंताएं हैं वो अपनी जगह जायज है, लेकिन जहां तक शैलेंद्र महतो जी का प्रश्न है उस पर भी विचार करना पड़ेगा। लेकिन जहां तक पैसा एक्ट के ड्राफ्ट का प्रश्न है, अभी तक इसका ड्राफ्ट पब्लिक नहीं हुआ है, इसलिए पैसा एक्ट का हम लोग समर्थन करते हैं सैद्धांतिक रूप से। लेकिन जब तक ड्राफ्ट जारी ना हो तब तक सहमति या असहमति का प्रश्न नहीं होता है। मगर सरकार डरती क्यों है, ये समझ से परे है। या जो बातें डुंगडुंग जी बोल रहे हैं कि शायद अफसरों ने डंडी मारा है, जिसको लेकर सरकार डरी हुई है। जो आइडियल ड्राफ्टिंग है, जो आइडियल एक्ट है 1996 का, हमको लग रहा है उसमें व्यापक पैमाने पर छेड़छाड़ हुई है।
और विरोध के डर से सरकार उसको पब्लिक नहीं कर पा रही है। आपने अभी अख्तर अली जी से भी पूछा था कि ड्राफ्ट क्यों नहीं पब्लिक हो पा रहा है, वो सीधा जवाब नहीं दे पा रहे हैं। इसका सीधा मतलब है कि कुछ ना कुछ है जो कि सरकार हाइड कर रही है। देखिए होता क्या है ना कि जब कोई रेफरेंस देते हैं, जब कोई तर्क देता है, तो किसी भी पुराने जजमेंट को लोग एज इट इज कोट नहीं करते हैं या पूरा कोट नहीं करते हैं, वो पार्ट कोट करते हैं। चाहे वो राकेश वर्सेस गवर्नमेंट की बातें हो, जो उनको सूट करता है, वो सिलेक्टिव चीजों को वो लेते हैं। मामला है जी। तो उतना ही पार्ट को वो कोट करेंगे जिससे उनका हित सस्ता हो, जिससे उनके स्टेटमेंट को बल मिलता हो। इसलिए लोग इंटरप्रीट करने से ज्यादा चीजों को मिस इंटरप्रीट करते हैं। इसलिए हमको लगता है कि इस पूरे मामले पर निश्चित तौर पर इंतजार करना चाहिए। लेकिन जो कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की जी ने जो आपत्ति दर्ज की थी, जिसको खारिज भी किया जा चुका है, हम लोग ये मान करके चलते हैं कि जेपीआरए का जो सिफारिश है उसको लेकर के कृषि मंत्री की आपत्ति थी, लेकिन उसको रूल आउट करना, देश भर के अंदर 10 में से 5 राज्यों के अंदर नियमावली लागू है। आप रेफरेंस देते हैं, आप कोट करते हैं, आप कहीं ना कहीं से इंस्पायर्ड होते हैं, तो आप कहाँ से पैसा एक्ट को लेकर के आए हैं? अभी तो आप इंडस्ट्रियल पॉलिसी के बारे में कह रहे थे कि हम लोग बिहार से लेकर आए हैं, तो पैसा का रेप्लिकेशन कहाँ से है सरकार को बताना चाहिए। लेकिन नियमावली का सार्वजनिक ना होना जायज नहीं। कैबिनेट ने अगर निर्णय लिया है तो किस नियमावली पर निर्णय लिया, किस नियमावली को उन्होंने एक्सेप्ट किया है और क्यों उसको सार्वजनिक नहीं किया जा रहा है, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। आदिवासी पहचान के साथ इस राज्य का गठन हुआ, अतः शेड्यूल एरिया में निश्चित तौर पर इसको लागू होना चाहिए। जो बातें छन कर आ रही थी कि भाई झारखंड के 24 में से 15 जिलों में ये लागू करेंगे पूर्ण रूप से, अब 13 जिलों में और 2 और जिले जो बचेंगे उसमें आंशिक रूप से पैसा एक्ट को ये लागू करेंगे। तो सरकार हमको लग रहा है कि पूरी बात ना बताकर असमंजस की स्थिति पैदा कर रही है। ग्राम सभा के पावर को हमको लग रहा है कि एक सिंबॉलिक करने की कोशिश हो रही है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि ग्लेंसन डुंगडुंग जी की जो आपत्तियां हैं उस पर गौर करना चाहिए और ग्राम सभा के पावर, ग्राम सभा को निश्चित तौर पर पावर मिलना चाहिए। अगर आप पैसा लेकर के आ रहे हैं तो 1996 का हूबहू जो प्रारूप है उसको लागू करने की कोशिश करें। बट हम ये मान करके चलते हैं कि झारखंड के अंदर जो 40% खनिज देने वाला राज्य है उसके अंदर पैसा लागू करने के संदर्भ में सरकार और सरकार के अफसर किस मानसिकता के साथ काम करेंगे, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। क्योंकि हमको लग रहा है कि बहुत सारी चीजों पर अड़चने भी आएंगी। पैसा के मामले में बीजेपी का जो स्टैंड रहा है, अभी हम ही लोग आपस में चर्चा कर रहे थे, डुंगडुंग जी ने भी कहा है, मैं उनके साथ फिर से शामिल हो जाता हूं, उनके सुर में सुर मिला रहा हूं कि पैसा के मामले में भारतीय जनता पार्टी ने निश्चित तौर पर डंडी मारी, झारखंड के लोगों को ठगने का काम किया। 13 साल से अधिक समय तक उन लोगों ने राज किया, लेकिन पैसा को लेकर के उन्होंने पी तक नहीं कहा आज तक। तो कहीं ना कहीं हमको लग रहा है कि पैसा एक्ट को लागू ना करने के पीछे जो भारतीय जनता पार्टी की जो मंशा है, उस ये मौजूदा सरकार के लेट लतीफी से उसको और बल मिल रहा है। हमको लग रहा है कि पैसा को हमको लग रहा है कि मजबूत रूप में 1996 के प्रारूप के साथ लागू करना चाहिए। बट झारखंड पंचायती राज अधिनियम की का जो रेप्लिकेशन है, उसका जो साया है, उसी के पार्ट बी के रूप में अगर पैसा को लाया जा रहा है, हमको लग रहा है ये गलत होगा। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, जब तक ड्राफ्ट ना देखा जाए तब तक कुछ भी कहना ठीक नहीं। लेकिन अगर 40% खनिज हमारा राज्य देता है, 1996 के आधार पर केंद्रीय कानून के तहत अगर पैसा एक्ट को बनाना है तो एक डिटेल डिबेट होना चाहिए विधानसभा के अंदर, और हम लोग उस डिबेट का हिस्सा जरूर बनना चाहेंगे। लेकिन हम लोग खुले मन से इस डिबेट की मांग भी करते हैं कि आप अभी जो कैबिनेट से जो आप ड्राफ्ट लेकर के आ रहे हैं, रखिए उसको विधानसभा के अंदर और हम लोग उस पर डिटेल चर्चा करने को तैयार है। जी, हम कुंदन तिवारी जी के पास आते हैं। कुंदन जी, देखिए, जब ये मसौदा पूरा तैयार हो रहा था और तैयार मसौदे को तमाम विभागों के जो 17 विभाग है उससे भेजा गया था और उन विभागों से राय मशवरा किया गया था, राय मांगे गए थे, आपत्ति मांगे गया था, और उन आपत्तियों के बाद जो है साफ तौर पर 3 विभागों ने हुबहू उस ड्राफ्ट को मंजूर कर लिया और जो 14 विभाग है उन्होंने अपने राय दिए हैं। लेकिन जो कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की का जो ऐतराज था उनका, वो जेपीआरए को लेकर ही था। उन्होंने साफ तौर पर यही कहा कि जेपीआरए के तहत पैसा की नियमावली नहीं बननी चाहिए थी। उन्होंने जेपीआरए की वैधानिकता को ही एक तरह से चुनौती दी थी। तो कहीं ना कहीं आप जब ये साफ माना जा रहा है कि कहीं जेपीआरए की परछाई में ही जो नया पैसा नियमावली है वो आने वाला है और लागू होने वाला है,
तो इस चीज को लेकर जैसे गिलेट डुगडुग साहब की आपत्ति है और विक्टर माल्टो साहब की आपत्ति है, जो हाईकोर्ट में इसे लेकर चुनौती दे रहे थे और कहीं ना कहीं उनकी याचिका पर अवमानना याचिका का सामना सरकार कर रही थी। तो जिस तरह सरकार ने यह फैसला लिया, इस फैसले को आप किस तरह देखते हैं? और दूसरा सवाल ये कि जो चिंताएं गिलेट डुगडुग साहब की हैं या जो विजय सिंह की चिंता है या फिर जो गैर आदिवासी मूलवासियों की चिंता है, उस पर आपकी क्या राय है? जी, सभी को मेरा जोहार जी। देखिए, डुगडुग साहब ने जो बातें कही उस बातों से बिल्कुल क्षमता रखता हूँ। दो तीन चीजों पे ध्यान देना बहुत जरूरी है कि देखिए, अगर जो शिल्पी नायक तिर्की जी कह रही हैं उनके हिसाब से अगर 1996 के कॉलिजन को देखें तो उसमें अगर नेक्स्ट ड्राफ्ट को देखें तो 2 महीने बाद यहाँ पे ईसा का मीटिंग होता है जिसमें माइनिंग का परमिशन मिलता है। ईसा के अगर उसके पहले ड्राफ्टिंग क्लियर कर देंगे भाई कि हम रोजगार, क्योंकि इसमें रोजगार सृजन का ही मामला आता है, सिर्फ इसका नहीं आता है, खनन शराब भी आती है, किसी भी तरह का रोजगार, लैंड या वन जीवों के रिलेटेड लेकर वन के जितने भी चीजों हम सेगमेंट्स पे आदिवासी ट्राइबल रिलेटेड जो भी चीजें होंगी सब चीजें आती है अगर हम 1996 के एक्ट को लेते हैं तो। और अगर हम जो जिसका आपत्ति तिर्की जी माननीय मंत्री जी लगा रही है उनके सेगमेंट्स को अगर हम देखते हैं तो उस आधार पे पेशा कानून की नियमावली अगर ये तय करते हैं। कुंदन जी मैं थोड़ा सा रुक रहा हूं, मैं कुछ क्लियर करना चाहता हूं। कुंदन जी थोड़ा सा मैं क्लियर करना चाहता हूं। उनकी आपत्ति थी एक प्रक्रिया के तहत, जब विभागों से राय मांगा गया उस दौरान उन्होंने अपनी आपत्ति जताई है। ये सरकार से या लीग से अलग हटकर वो अपनी आपत्ति नहीं जता रही है। जब उनसे राय मांगा गया तब उन्होंने अपना मंतव्य जो है वो इस तौर पर दिया था। तो इसे हम नेगेटिव रूप में नहीं देख सकते। वो प्रक्रिया के अधीन है, वो प्रोसेस है, उस प्रोसेस के तहत वो अपना लोकतांत्रिक तौर पर अपनी चिंता जारी करेंगे। नहीं, देखिए अब उन्होंने अगर मंत्री से हटकर अगर इस बयान को देखेंगे या मंत्रालय के रूप में देखेंगे तो बयान सही है, गलत नहीं है, हम इसको नेगेटिव नहीं देख रहे हैं। आप इस सेगमेंट्स को देखिए कि वो कहना क्या चाहती है, वो कहना ये चाहती है भाई जो भी आदिवासियों के सेगमेंट्स हैं, सिर्फ माइनिंग की बात नहीं है, सिर्फ लैंड की बात नहीं है, सिर्फ जंगल की बात नहीं है, रोजगार की भी बात है। जो डुगडुग साहब कह रहे हैं उसमें बहुत सारी चीजें आती हैं। अगर आप 1996 के एक्ट को पढ़ेंगे तो उसके आधार पे करीबन ऐसे 70 से 72 ऐसी चीजें आती हैं जो बिजनेस लॉ को फुलफिल करती हैं। उन सेगमेंट्स को पूरा करना जरूरी है। अगर उन कानूनों से छेड़छाड़ होगी तो उन कानूनों से रिलेटेड, जैसे मान लीजिए अगर आप माइनिंग के सेगमेंट में एनवायरमेंटल सेगमेंट्स का लास्ट क्लियरेशन होना जरूरी है। अगर वो छेड़छाड़ होगी तो एनवायरमेंटल क्लियरेशन से छेड़छाड़ होगी, अगर उसमें छेड़छाड़ होगा तो जंगल के सेक्शंस पे छेड़छाड़ होगा। तो एक छेड़छाड़ से 2 लॉस है ना, एक लॉस नहीं है, सिंगल लॉस नहीं है। इसीलिए जब 1996 में इसको बनाया गया था, बात राय की नहीं है, बात है ट्राइबल्स कैसे रहते हैं, कैसे जीते हैं, किन सेगमेंट्स पे रहते हैं, उनका एरिया क्या है, डिवीजन क्या है, सेगमेंट्स क्या है, उसको समझने की है। राय अगर हर एक मंत्री आके देंगे या हर कैबिनेट आके व्यक्ति देगा, इस कैबिनेट पे देगा, क्योंकि वो उनके अंदर की बात को नहीं समझ पाएंगे। क्योंकि जिन जिलों पे लागू होना, मान लीजिए मैं झारखंड में जिस जिले से आता हूँ मेरे जिले में लागू नहीं हो रहा है, तो अगर मैं वो राय देने जाऊंगा तो मेरा राय हो सकता है कि सही ना हो। अगर मैं पूरी तरह से पढ़कर ना उनके इमोशंस को ना समझूं, उनके फ्रीक्वेंसी को ना समझूं, उनके दर्द को ना समझूं। लेकिन जिन 10 जिलों में और जिन 4 जिलों में आधे आंतरिक रूप से लागू होने, उन जिलों के सेगमेंट्स को ये देखना पड़ेगा उनका ढांचा कैसा। उन ढांचों मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि जो हर बार मैं मांग करता हूँ इस डिबेट पे, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की मांग करता हूँ, सेगमेंट्स की बात करता हूँ, ब्रीफ की मांग करता हूँ, अकाउंटेबिलिटी की मांग करता हूँ, सारी चीजें अगर पेशा एक्ट 1996 के तौर पे लागू होगा तो अकाउंटेबिलिटी पूरी होगी। और अकाउंटेबिलिटी के साथ साथ जो रोजगार सृजन होगा और जो पर कैपिटा इनकम ग्रोथ होगा ट्राइबल्स में, ऑटोमेटिक बढ़ेगा। पेशा एक्ट को सिर्फ इस चीज पे ना देखा जाए भाई खनिज है या बेसिकली ट्राइबल्स के अधिकार है, इसमें करीबन ऐसी चीजें हैं जो हर चीज को ग्राम सभा की इकाई के रूप में देखना पड़ेगा। और ग्राम सभा की इकाई में जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक आदमी का डिसीजन मेकिंग होगा, उसमें भाई कम से कम 10% से 1/3 का सेगमेंट है अलग अलग ड्राफ्ट सेगमेंट्स पे, और सबका एक इंपॉर्टेंट रोल होगा। उसमें पब्लिक का इंपॉर्टेंट रोल भी सेक्शन बढ़ जाता है। तो ट्राइबल्स का जो रोल है, पर्टिकुलर रोल, एजुकेशन से लेके आप समझिए पर कैपिटा इनकम तक, एजुकेशन से लेके उनकी पर्सनल राइट्स तक, पर्सनल राइट्स भी मेंशन्ड है इस पे। अगर पैसा को ध्यान से पढ़ेंगे आप लोग, उन पर्सनल राइट्स की बात है ना। इसीलिए हम नेगेटिव इसलिए देख रहे हैं तिर्की जी की बात को, क्योंकि उस सेगमेंट्स में अगर देखें तो उनका पर्सनल दर्द झलक रहा है आदिवासियों के प्रति, और वो दर्द सही है। नहीं, इसे नेगेटिव रूप में नहीं देखा जाता, ये उनके मंतव्य के तौर पर देख रहे थे हम लोग। और इसी बात पर तो चर्चा थी कि कहीं न कहीं सरकार के भीतर भी इस तरह की चर्चा और चिंताएं थी और इसे लेकर आपत्ति था।
और हम देखिए इसमें एक लाइन में ऐड कर रहे हैं। जी, देखिए जी, अगर जी, आप सरकार के सेगमेंट्स में देखेंगे जी, तो हमारे यहाँ बिजनेस इक्विपमेंट्स पे अगर आप देखने जाएंगे, एमसीए को अगर हम करते हैं तो सरकार से जुड़े जितने भी नेता हैं किसी भी पार्टी का, मैं एक दिन मैं सभी पार्टीज का नाम लेता हूँ, मैंने बहुत सारे विधायकों के वीडियोस देखे कि भाई हाँ हमारा आदमी होगा और एक लस्सी पे उसको रख लीजिएगा। तो आप जब फेवरेबल कंडीशंस मांगने की बात करते हैं माइनिंग सेगमेंट्स में चीजों पे, तो आपको तो आपत्ति होगी कि भाई अगर हम 2 क्लॉज के रूल्स को कट डाउन करेंगे तो मेरे लोगों की जगह मिलेगी, या फिर अपने पार्टी के वर्कर्स को मैं उस पर सेट डाउन कर पाऊंगा, या मैं उनके चीजों पर आपत्ति जता पाऊंगा। इसमें हर पार्टी के सेगमेंट्स तोड़, अगर आप देखेंगे तो झारखंड में मैक्सिमम पॉलिटिकल पार्टीज माइनिंग के बिजनेस में इन्वॉल्व है। ठीक है। अख्तर साहब आपके पास ही आता हूं और सवाल सब घूम फिर के आपके पास ही आ रहा है कि अगर तमाम एक्सपर्ट्स और जो बुद्धिजीवी हैं अगर ये बात कह रहे हैं कि अगर पेशा 1996 को ही हूबहू अगर लागू कर दिया जाता है तो झारखंड के आदिवासियों के साथ बहुत ज़्यादा हद तक न्याय हो पाता, सरकार बार बार जेपीआरए की आड़ में या उसकी परछाई में छुपना क्यों चाहती है? जेपीआरए को ही सरकार परफेक्ट क्यों मान रही है? कृष्णान जी, हम 1996 पेशा एक्ट के बारे में जब चर्चा करते हैं और ये तो कांग्रेस से जब ये सवाल और ये तो आपका बनाया हुआ कानून है, ये पेशा तो आपका बनाया हुआ मेरा बनाया हुआ कानून है और इसे झारखंड में लागू भी कर रही है, तो अभी कांग्रेस पार्टी ही लागू कर रही है। डुंगडुंग जी की जो आपत्ति थी वो दूसरे जेपीआरए को लेकर के, जो पंचायती राज जो गठन यहाँ पर करने के बाद में पेशा एक्ट यहाँ लागू करने का जो प्रक्रिया है उस पे है। तो मैं आपको सबसे पहले के राजू जी के बारे में बताना चाहूंगा। के राजू जी वो शख्स है जिन्होंने, आपने देखा होगा जो मनरेगा उन्हीं की बनाई हुई ड्राफ्ट है, और अपने जो राइट्स भोजन का अधिकार जो आप देखते हैं, जो 5 किलो अनाज जो आज मोदी जी बांट रहे हैं वो उन्हीं का बनाया हुआ है। और जब यहाँ झारखंड में उनको प्रभारी बना करके भेजा गया था तो राहुल गांधी जी का खास निर्देश था उनको कि झारखंड में आप जा करके पेशा कानून को लागू करवाओ और ऐसा करवाओ कि वहां गाइडलाइन करो जाकर के मुख्यमंत्री को भी कि बीजेपी वाले इसको ये लटका के ना रखे या कोर्ट में ना चला जाए। जब हम लोगों ने 1932 खतियान को नियोजन नीति जब यहाँ पर लागू किया था, 1932 की खतियान को आधार मान करके नियोजन नीति लागू की गई थी, तो आपने देखा होगा कि बीजेपी बैकडोर जाकर के हाई कोर्ट में जाकर के इसको रुकवा दिया। तो ये पेचीदगी को दूर करने के लिए के राजू जी पिछले 1 साल से मुसलसल इस पे मेहनत कर रहे थे कि ये पेचीदगी आपके ऊपर में ना आए, फिर इसे लटका नहीं दिया जाए और सिर्फ बंद कमरे में इसे डिस्कस करके लागू नहीं किया गया। ये ड्राफ्ट आपको जब सामने आएगा, जब इसकी अधिसूचना जब जारी होगी तो आप देखेंगे कोई भी लोग विरोध नहीं करेंगे। हाँ, बीजेपी समर्थित कुछ लोग रहेंगे जो आकर के इसका विरोध जरूर करेंगे, क्योंकि आदिवासी को वो लोग तो वनवासी कहते हैं, वन का मालिक कहते हैं, और आदिवासी को कांग्रेस पार्टी हमारे नेता राहुल गांधी जी इस धरती का पहला मालिक मानते हैं। आदिवासी मतलब मालिक है यहाँ का, इस जल जंगल जमीन का पहला मालिक आदिवासी है। तो उनका हक और अधिकार देने के लिए अख्तर साहब, अगर डुंगडुंग जैसे प्रबुद्ध लोग अगर इन चीजों को लेकर अपनी चिंताएं जाहिर करते हैं, अगर सवाल उठाते हैं, तो आप उन्हें तो बीजेपी का एजेंट नहीं कह सकते ना, बीजेपी समर्थक नहीं कह सकते। नहीं, आप देखिए जो चिंता है, खुद डुंगडुंग जी बोले कि के राजू साहब भी उस मीटिंग में इनके साथ में शामिल हुई थी, और निशा उरांव जी देखे होंगे कि सबसे पहले ट्वीट करने वाली, खुशी जाहिर करने वाली और ग्रामीणों के बीच में जा करके झारखंडी नृत्य से इसका स्वागत करने वाली पहली महिला वही थी। हम लोगों को उसी के ट्वीट के माध्यम से यह जानकारी मिला था, और उनका जो उन्होंने जो सोशल मीडिया में अपना पोस्ट डाला था, इस पे खुशी जाहिर की थी। उनको पल पल का खबर है कि किस तरह से लागू किया जाए, इसमें उनकी भी बहुत बड़ी भागीदारी है। और जब ड्राफ्ट सामने आएगा तो उस वक्त फिर हम लोग चर्चा करेंगे इस पर। जी डुंगडुंग साहब जवाब दीजिए। इन्होंने बहुत ज्यादा निशा उरांव का तारीफ कर दी, मुझे ऊपर भी बोलना पड़ेगा। बोलिए। निशा उरांव ने जो ड्राफ्ट लाया, पिछला 3 ड्राफ्ट, तीनों ड्राफ्ट के द्वारा पेशा कानून को साइड करके झारखंड पंचायत राज अधिनियम को आदिवासियों के ऊपर थोपने की पुरजोर कोशिश की गई, जिसका मैंने धजिया उड़ा दिया था 15 मई को रेडिसन ब्लू में 4 माननीय मंत्रियों के सामने। उसके बाद
के राजू साहब आए, टॉप गियर तो ले लिए लेकिन वो कुछ नहीं कर पाए, इनको बता दीजिए। अभी भी मैं आपको बता रहा हूँ, आप सोच लीजिए, कल्पना भी इंसान नहीं कर सकता है। आप सोचिए ये जो ला रहे हैं उसमें क्या है, वो कह रहे हैं कि ग्राम सभा जो है वो योजना बना सकता है, योजना का अनुमोदन भी कर सकता है, और जो खर्च होगा वो भी ग्राम सभा ही उसका जो देगा एनओसी, लेकिन योजना लागू नहीं करेगा। कौन योजना लागू करेगा? पंचायत समिति योजना लागू करेगा, ताकि वहां पे बंदरबाट लूट जारी रहेगा। मतलब आप सोचिए, और ग्राम सभा का खाता भी होगा, मतलब सब कुछ करेगा, लेकिन ग्राम सभा खर्च नहीं कर सकता, उसके लिए वो कॉम्पिटेंट नहीं है, ये इनकी सरकार जो है कि मानती है। दूसरी बात, हमारा पारंपरिक ग्राम सभा में गांव का आदमी सचिव होता है, ये एक सरकारी पदाधिकारी को सचिव बना रहे हैं, और विशेष परिस्थिति में मीटिंग कौन बुलाएगा? ग्राम प्रधान नहीं बुलाएगा, मुखिया बुलाएगा। मतलब हर जगह पे पारंपरिक ग्राम सभा और पारंपरिक हाथू मुंडाओं का अधिकार छीन रहे हैं, और ये दिखा रहे हैं कि हम क्रांति कर रहे हैं। अभी आने दीजिए ना, हम धजिया उड़ा देंगे इनका ड्राफ्ट को फिर से, क्योंकि इसीलिए शायद ऑडियो का कुछ इशू आया है। हम विजय सिंह जी के पास चलते हैं। विजय सिंह जी, कहीं ना कहीं व्यापक रूप से डुंगडुंग साहब ने अपनी बातें रखी हैं, और हो सकता है कि सरकार की नज़र में ये सब चीज़ें हों, क्योंकि इसमें एक लंबा प्रोसेस चला है, लंबी प्रक्रिया चली है। और जिस तरह डुंगडुंग साहब भी कह रहे हैं कि इसे लेकर एक कार्यशाला हुआ था रांची के एक आलीशान 5 स्टार होटल में, और इसमें तमाम लोग शरीक हुए थे, और इसे लेकर कांग्रेस ने भी एक लंबा मुहिम भी चलाया है। बीते 1 सालों में कई कार्यक्रम उन्होंने आयोजित किए हैं, और देखिए कि पंचायती राज मंत्री जो है और एक बात आपको बोलता हूँ, जी जी, एक बात हमको जोड़ने दीजिए। आप इनको पूछिए ना, जब माननीय झारखंड हाई कोर्ट में पेशा कानून का जो है कि नियमावली बनाने के लिए कहा, तो ये लोग जेपीआरए का नियमावली क्यों बना रहे हैं? उदाहरण के लिए आपको बताता हूँ, पेशा में स्पष्ट लिखा हुआ है, जो मतलब ग्राम सभा जो बनेगा वो टोला के स्तर पर बनेगा। इन्होंने क्या बना रहा है? ये लोग बना रहे हैं राजस्व गांव पर, जो जेपीआरए में है। तो आप भाई साहब बताइए कि आपकी सरकार जेपीआरए का नियमावली बना रही है कि पेशा का नियमावली बना रही है? ये हम जानना चाहते हैं। ठीक है डुंडू साहब, आपके इस सवाल का जवाब हम जानने की कोशिश करेंगे। एक सवाल मेरा आपसे भी है, अगर मान लीजिए पेशा लागू होता है और तमाम अधिसूचित क्षेत्रों में पेशा लागू होगा, और उन अधिसूचित क्षेत्रों में अगर जहाँ पर अगर गैर आदिवासी लोगों की आबादी ज़्यादा है, मूलवासियों की आबादी ज़्यादा है, जिसमें बड़ी आबादी झारखंड में आपको भी पता है कि कुर्मियों की है, और कुर्मियों की क्या मांग है आपको पता है, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि हितों का क्लेश हो सकता है, उनके साथ न्याय कैसे होगा, उनको विश्वास में आप कैसे लेंगे? ये चीज़ थोड़ा हमें समझाइए, और लोग जानना चाहते हैं। देखिए, मुझे लगता है कि आप लोग भी इतिहास थोड़ा पढ़ा कीजिए, इतिहास आप लोग भूल जाते हैं या मेमोरी पावर कम है लगता है। देखिए 1996 में जब संसद ने पेशा कानून पारित किया, तो तब जो है महतो नेता थे, धनंजय महतो जो एमएलए थे, उन्होंने जो है कि माननीय हाईकोर्ट में इसको चैलेंज किया था 1997 में, और उन्होंने इसको असंवैधानिक घोषित करने की मांग की। जब झारखंड निर्माण हुआ तब उसके बाद झारखंड हाईकोर्ट में यह मामला आया, और 2005 में माननीय झारखंड हाईकोर्ट ने पेशा कानून का धारा 4 को असंवैधानिक घोषित कर दिया। फिर उसी मामला जो है कि आपका केंद्र में गया राकेश कुमार भट्ट यूनियन ऑफ इंडिया, और उसमें इन लोगों ने क्या आर्गुमेंट किया था, आप जो कह रहे हैं वही, कि बहुत सारे ऐसे गांव हैं, ऐसे इलाके हैं जहाँ पे आदिवासियों की जनसंख्या कम हो गई है, दूसरे लोग जो है कि ज्यादा हैं, कोई कोई गांव में 1-2 परिवार ही भी है, ये सब कुछ जो है कि आर्गुमेंट दिया गया था। तब तत्कालीन जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे के.जी. बालाकृष्णन ने क्या कहा, उस जजमेंट को पढ़ी है, उसमें उन्होंने कहा भले आदिवासियों की जनसंख्या कम हो गई है, लेकिन हमें नहीं भूलना चाहिए कि ये सारे इलाके ऐतिहासिक रूप से उनके थे, इसलिए पेशा कानून जो है कि संवैधानिक है। और जो है कि 2010 में जो फैसला हम लोग के पक्ष में आ गया, उसके बाद 2010 में फिर से कुछ महतो भाई और कुछ मुस्लिम भाई मिल के जो है झारखंड हाईकोर्ट में अनुसूचित क्षेत्र को खत्म करने के लिए उन्होंने कोर्ट में केस लड़ा। उसमें भी वही आर्गुमेंट था कि आदिवासियों की जनसंख्या कम हो गई है। 2016 में ये भी केस खारिज हो गया। तो जिनका आप कह रहे हैं कुर्मी महतो, तो हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में सब जगह हार चुके हैं पेशा कानून को हटाने। और पूर्व सांसद थे शैलेंद्र महतो, मैं आपको ये भी याद दिलाना चाहता हूँ, पूर्व सांसद जी जी बोलिए, कंप्लीट करने दीजिए। माननीय शीतल होदार जो आप सुनिए ना, माननीय शीतल होदार जो मतलब कुर्मी महतो का बड़े मतलब सामाजिक अगुवा है, पेशा कानून को काला कानून घोषित किया। उन्होंने क्या कहा, वो कह रहे थे कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जो बोलेगा उसको मान लेंगे एसटी का दर्जा वाला में। तो ये वाला में तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने इनको खारिज कर दिया, क्यों नहीं मान रहे? अभी क्यों जो है कि
इसका मतलब ये लोग हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते हैं, टीआरए को नहीं मानते, सरकारी संस्थानों को नहीं मानते, मतलब ना खाता ना बहे, जो कुर्मी लोग कहे तो सही, तो आप उनको अपना कानून चलाने बिल्कुल दीजिए। ठीक है। मेरा सवाल इसलिए था कि कुछ दिन पहले पूर्व सांसद जो हैं शैलेंद्र महतो, उन्होंने इसे लेकर अपना बयान दर्ज कराया था पब्लिक डोमेन में। वो आकर कई प्लेटफॉर्म पर अपनी बातें उन्होंने रखी थी, इसलिए कहीं ना कहीं हमें सभी हितों को देखना पड़ता है। जी 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 बोलिए। तो जोड़ देता हूँ, जब आपने जी जी शैलेंद्र महतो वही व्यक्ति है, उन्हीं की वजह से आज कुर्मी बनम आदिवासी हो रहा है। उन्होंने सबसे पहले जनसंख्या का फर्ज आंकड़ा पेश किया, कहा कि 24% नाम जो है कि कुर्मी लोग हैं, कुमड़ी महतो, जबकि वहां पे कोयरी महतो, वहां और 5-6 ग्रुप जो है कि महतो लिखते, सबको अपना जो है कि बता दिया। दूसरी बात जो है कि उन्होंने पहला जो है कि आप देखिए 2013 में 9 लोकसभा सांसद और जो है कि 5 राज्यसभा सांसद को मिला के उन्होंने तत्कालीन माननीय उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी को एक स्मारक पत्र दिलवाया, जिसमें 1931 का जनगणना फर्जी तरीके से बताया कि वहाँ कुर्मी को प्रिमिटिव कहा गया था, और वहीं से जो है कि जो लोगों को लगा ये सही बोल रहे हैं, तो ये तो ऐसे व्यक्ति का कुंदन तिवारी का कुछ कंसर्न है, वो अपनी बात पर सारी चीजों को बुनता है। ठीक है डुंडू साहब, कुंदन तिवारी कुछ कह रहे हैं जी। देखिए डुंडू साहब जो बात कह रहे हैं बिल्कुल सही है। देखिए शीतल अवतार जी व्यापारी हैं, व्यापारी आदमी तो अपने ही फेवर के सेगमेंट्स पे बात करेंगे। दूसरा बात है भैया, देखिए कुर्मी और कुर्मी वाला कंसेप्ट लास्ट टाइम भी आपके टीवी पर मैंने कहा था, यहाँ दो तरह के लोग हैं, कुर्मी है, कुर्मी है, और उसका डिवीजन बाइफर्केशन बहुत अलग अलग है। तो जो नेता हैं हमारे यहाँ, जो सो कॉल्ड नेता कहलाते हैं, जो लोग विधायक हैं, सांसद हैं, वो कुर्मी है, कुर्मी नहीं। अगर इस एक्ट को पढ़ेंगे, आप सेक्शंस को पढ़ेंगे या अंग्रेजों का एक्ट को भी पढ़ेंगे, तो कुर्मी और कुर्मी अंतर है। कुर्मी बेसिकली दाह संस्कार और नियमावली नहीं मनाता है, और कुर्मी मनाता है। तो इनके जितने नेता हैं उन्होंने मनाया, आप देखिएगा। और झारखंड में आबादी कुर्मियों की ज्यादा है, कुर्मियों की ज्यादा नहीं। देयर इज अ डिफरेंस। दूसरा पॉइंट है, देखिए पैसा एक्ट में जो डुंगडुंग साहब बात कर रहे हैं, उसमें मैं ना एक और जोड़ देता हूँ, जो अंग्रेजों के समय का सेगमेंट था, उसको बहुत गौर से देखना पड़ेगा। When you talk about जो जिन केसेस पे सुप्रीम कोर्ट ने या हाई कोर्ट ने जो सेक्शंस को खारिज किया, उसका एक सिंपल रीजन ये कि भाई ट्राइबल सिर्फ एक एरिया नहीं है या व्यक्ति नहीं है, ट्राइबल एक लाइफ का सेगमेंट है, और जो जीने का लाइफ का सेगमेंट है, जो जिस तरह से आदमी जीता है, रहन सहन करता है, द स्टाइल ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड, वो तो नहीं बदलेगा ना उस एरिया का। तो आप कैसे हैं कि व्यक्ति के आधार पे हम उसको चेंज कर दें, तो एरिया ऑफ डिवीजन तो चेंज होगा नहीं, जिले तो वही फिक्स रहेंगे जो फिक्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट है, उसमें व्यक्ति का कहाँ पुनर्जीवन होता है। इसलिए सारे केसेस कैंसिल किए गए थे, और बहुत आसानी से कैंसिल किए गए थे। इन्होंने 3 ड्राफ्ट्स और बनाए थे, जहां पे ये मेंशन किया गया था यहाँ इन जिलों को हटा दो, इन जिलों को डाल दो। उन जिलों के सेगमेंट्स में देखिएगा कि बिजनेस कम्युनिटीज का बहुत बड़ा माइनिंग सेगमेंट था, और उसमें चाहे किसी भी जाति का आदमी हो, चाहे वो कुर्मी हो, किसी भी सेगमेंट्स का हो, कोई भी हो, उन्होंने देखिएगा उन जिलों पे मेनली माइनिंग और जो स्पेशल लैंड रूट्स हैं, जहां पे फैक्ट्रीज और जहां पे सेगमेंट्स आ सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन आ सकते हैं, उन जिलों को हटाने की बात की, 4 जिलों को हटाने की बात की। तो मैं आपसे यही जानना चाहता हूं कुंदन तिवारी जी की जो बिल्कुल प्रक्रिया बिल्कुल सही है। अगर पैसा मेरा एक छोटा सा सवाल है, दीजिए ना, ठीक है, मेरा छोटा सवाल है, पूरा पावर लोगों के हाथों में देने में दिक्कत क्या है, प्रॉब्लम क्या है? हितों का क्लेश पे आप जेपीआरए के तौर पे नियमावली चेंज करेंगे तो पावर तो खत्म ही हो गया। आप तो ये कह रहे हैं कि हम झुनझुना भी देंगे और बता भी रहे हैं कि तुम बजा भी नहीं सकते। ठीक है कुंदन तिवारी जी, संक्षेप में बस 10 सेकंड में ये बताइए, क्या हितों का क्लेश नहीं होगा? नहीं सुनाई दिया, फिर से बोलिए। क्या पैसा को लेकर किसी भी तरह से हितों का क्लेश नहीं होगा? क्योंकि सरकार की तरफ से कुछ भी अभी तक क्लियर नहीं है, और कहीं ना कहीं अगर इस पर राजनीति होगी तो आप जानते हैं कि राजनीति में क्या चीज होता है। देखिए जेपीआरए, जो बीजेपी के सेगमेंट्स के जेपीआरए, और अगर जेबीएम के उसी जेपीआरए पे करते हैं और भारतीय जनता पार्टी का जेपीआरए फॉलो करते हैं, तो मैं तो मानूंगा दोनों पार्टीज का मिलीभगत है, आपस में ये लोग वही क्लैश को लेकर आ रहे हैं। जी दूसरी बात है के राजू की बात। के राजू देखिए भले आईएएस अधिकारी हैं, लेकिन के राजू को हक नहीं बनता इस सेक्टर में बात करने की। के राजू जिस स्टेट से आते हैं, जिन सेगमेंट्स में आते हैं, 5 किलो अनाज वाली जो बात कह रहे हैं अख्तर साहब ना, मैं बोल देता हूँ, अनाजें सड़ रही थी, इसीलिए एक स्टेट के सेगमेंट्स में डिसाइड किया गया अलग स्टेट्स में कि कुछ स्टेट्स में डिवीजन बांटा जाए, क्योंकि कोई ऐसे स्टेट्स है जहाँ पे अनाजें सड़ जाती है, तो कांग्रेस बांट ही नहीं पा रही थी, इसीलिए एक स्टेट को बीजेपी बांट। विजय जी अच्छा कर रहा है जी, विजय जी हर चीज में अपना गुणगान कर रहे हैं क्या जी? आपकी क्या चिंता है जो सवाल हमने रखे हैं जी? हेलो, हाँ जी, आप अपनी बात रखिए विजय जी। ये कह रहा है कि देखिए हमको लग रहा है कि कुंदन जी जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं कि सबका अपना अपना व्यू पॉइंट है और लोग अपने व्यू पॉइंट से चीजों को रख रहे हैं,
डुंगडुंग जी के सभी बातों को हम लोग समर्थन करते हैं और सभी बातों को मानते हैं, बट उनके एटीट्यूड से लग रहा है, उनके दृष्टिकोण से लग रहा है कि वो एक तरफा चाहते हैं चीजों को। उनको ध्यान रखना पड़ेगा कि 4 करोड़ की आबादी वाला झारखंड जो 40% खनिज देता है, 15 जो जिले हैं वहां पर सरकार इसको लागू करना चाह रही है, जिसमें 13 में पूर्ण रूप से और 2 जिलों में आंशिक रूप से। तो कहीं ना कहीं ये कॉन्स्टिट्यूशन विद इन कॉन्स्टिट्यूशन का मामला है। और जिस राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत के चुनाव होते हैं, वैसे हालात में पैसा बहुत ज्यादा प्रभावी हमको लग रहा है कि कोई भी सरकार पॉलिसी बनाएगी तो निश्चित तौर पे उस पर विवाद होगा। निश्चित तौर पे नियमावली अप टू मार्क एज ए स्टेट होल ये संभव नहीं है। कुंदन जी एक्सपर्ट है, वो जानते हैं इन सब चीजों को कि पैसा को आप किसी भी तरह से बना करके लेकर के आइए, कंटेंट जो भी हो नियमावली का, विवाद होगा ही, पार्शियलिटी होगा ही, ऑब्जेक्शन होगा ही। तो इसीलिए जो सरकारें हैं इस वक्त झारखंड के अंदर और जो आगे आने वाली सरकारें हैं, पहले के सरकार में तो हम लोगों ने देख लिया। अभी जो अख्तर अली जी बोल रहे थे बीजेपी के बारे में, तो बीजेपी के बारे में उनकी सारी आपत्तियां सही हैं कि इस राज्य में झारखंड के लिए प्रो झारखंड पॉलिसी या प्रो स्टेट पॉलिसी बनाना भारतीय जनता पार्टी के बस की बात नहीं है। झारखंड मुक्ति मोर्चा से थोड़ी उम्मीद है। हमारा आग्रह होगा कि वो ईमानदारी से काम करे और पैसा एक्ट को बहुत मजबूती से लागू करें, लेकिन 40% खनिज, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव और लोगों का बायस्ड होकर के स्टैंड रखना और उसको पॉलिटिकली जामा पहनाना निजी तौर पे और संगठन के तौर पे, हमको लग रहा है कि ये सारी पेचीदगियां हैं। विजय जी आपकी बात आ गई, अख्तर अली जी से आखिरी जवाब ले लेते हैं। अख्तर अली जी देखिए, आज भी हितों का टकराव होता है, आप ये कैसे सुनिश्चित करेंगे कि पैसा लागू, आज जब पैसा लागू नहीं है तब हितों का टकराव है, जब पैसा लागू हो जाता है आप कैसे तय करेंगे, कैसे ये सुनिश्चित करेंगे कि कहीं ना कहीं इस तरह की स्थिति, कभी टकराव वाली स्थिति ना आए? आपका म्यूट है, आवाज म्यूट है, माइक ऑन कर लीजिए आप जी। यह कानून किसी के खिलाफ नहीं है, बल्कि ग्राम सभा के भीतर रहने वाले सभी समुदाय के सामूहिक संरक्षण के लिए है। अब भाजपा की बात देखिए, वो लोग करेंगे ही, शैलेंद्र महतो वही से आते हैं। भाजपा हमेशा फूट डालो और राज करो की राजनीति करती है, इसलिए उन्हें हर संवैधानिक अधिकार में टकराव दिखता है। पैसा नियमावली गांव की एकता को मजबूत करेगी, और क्योंकि अब ये फैसला दिल्ली या रांची में नहीं, गांव की चौपाल में होगा। जंगल में ईटा बालू पत्थर सब पे अब ग्राम सभा फैसला करेगी। मैंने पहले कह दिया था, ना लोकसभा ना विधानसभा, सबसे बड़ी अब ग्राम सभा होगी। ठीक है डुंगडुंग साहब, आप अपनी आखिरी कमेंट दीजिए। आखिरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि पेशा कानून को लेकर जिस तरह से छत्तीसगढ़ में इसका सांप्रदायिकरण करने की कोशिश की जा रही है, बीजेपी भी, झारखंड में बीजेपी आरएसएस सारे मिलके, जनजातीय सुरक्षा मंच के जितने भी हैं वो सब मिलके पेशा का सांप्रदायिकरण करके 29 में किसी तरह से सत्ता में आना चाहते हैं। और दूसरी तरफ जो है दूसरे समूह भी अपना अपना समुदाय का हित साधने के लिए अपना अपना आवाज उठाएंगे। लेकिन मेरा स्पष्ट मत है कि 1996 में जिस मकसद के साथ पेशा कानून बनाया गया था, उसी मकसद के साथ एक्सेशन और मॉडिफिकेशन के साथ झारखंड के अनुसूचित क्षेत्र में लागू होना चाहिए और पेशा की नियमावली बनाया जाना चाहिए, ना कि जेपीआर हमारे ऊपर थोपना चाहिए। क्योंकि जेपीआर को हम लोग किसी भी कीमत पर नहीं स्वीकार करेंगे। अभी आंदोलन की तैयारी बड़े पैमाने पर चल रही है ग्राउंड पर। बहुत शुक्रिया, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त इतना इजाजत देता है। तो पेशा एक बहुत संजीदा और बहुत गंभीर मसला है, क्योंकि 25 साल झारखंड ने पेशा के लिए इंतजार किया है। 1996 में ये कानून अस्तित्व में आया था, कहीं ना कहीं आदिवासियों के लंबे संघर्ष और लंबे इंतजार के बाद संसद ने इस कानून को पारित किया था, क्योंकि कहीं ना कहीं आदिवासियों के लिए बहुत कुछ पीछे छूटता जा रहा था। उनके हक, उनकी पहचान और उनके अस्तित्व का सवाल था। और आज जब झारखंड बने 25 साल हो गए और 25 साल के इंतजार के बाद आज जब पेशा लागू हुआ है, तो फिर से सवाल तो उठ रहे हैं। सवाल सरकार की नीयत को लेकर भी है, और जो अगर मेरिट पर बात करें तो सवाल सबसे ज़्यादा जेपीआरए को लेकर ही है। पूछा जा रहा है कि झारखंड सरकार ने आखिर पेशा कानून को हुबहू लागू क्यों नहीं किया। ये जो जेपीआरए है, झारखंड पंचायती राज अधिनियम 2001, इसकी आड़ में क्यों छुपी जा रही है। आज की बहस में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।